नमस्कार गार्जियंस। देखिए, आज का वीडियो मैं उन गार्जियंस के लिए बना रहा हूं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, है ना। देखिए, कल क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे मैंने एक कमेंट किया। आमतौर पे मैं बच्चों के लिए चूंकि पढ़ाता रहता हूं तो बच्चों के लिए मैं सोचता रहता हूं कि आजकल बच्चे किन समस्याओं से गुजर रहे हैं और ऐसा क्या किया जाए कि इनकी ये समस्याएं दूर हों, है ना। तो जो मुझे इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम समझ में आती है, कोई भी ऐसा विषय समझ में आता है, तो उसको मैं क्या करता हूँ कि सोशल मीडिया पे डालता हूँ। फिर इसके बाद देखता हूँ कि ये औरों का ओपिनियन इस पे क्या है। अगर बहुत से लोगों की ये समस्या है तो फिर मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ। कल मैंने सोशल मीडिया पे एक कमेंट किया कि प्राइवेट स्कूलों की स्थिति ये है कि क्लास 6 के बाद से मैथ्स बहुत ही घटिया पढ़ाई जा रही है, जबकि मैथमेटिक्स के ऊपर काफ़ी काम होना चाहिए। उसके विषय में ही आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो देखा मैंने बहुत से लोगों ने कमेंट किया, कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि इसके ऊपर आप डिटेल वीडियो बनाइए। तो आज देखिए, मैं जो ये पूरी बात रखने वाला हूँ इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने 3 हिस्से क्या क्या लिए। पहली बात मैं ये समझाऊंगा कि मैथमेटिक्स के ऊपर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज द इजेंस ऑफ मैथमेटिक्स, कि क्लास 6 से बच्चे की मैथ के ऊपर स्पेशल वर्क क्यों होना चाहिए। पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट, स्कूलों पे क्यों हम भरोसा नहीं कर सकते और स्कूलों में ये जो पैथेटिक कंडीशन है इसका क्या कारण है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और तीसरा, फिर इसके बाद भाई प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम सारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो इसका सल्यूशन क्या है, इसका सल्यूशन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि मैथमेटिक्स एक्चुअली क्लास 6 से इतनी ज़रूरी क्यों हो जाती है। देखिए, ज़रूरी उसके पहले भी है। अगर आपका बच्चा और छोटा है तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए वो है टेबल्स, है ना, पहाड़े। हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, हैं। तो देखिए, पहाड़े भी जो होते हैं वो हर गार्जियन के लिए मैं ये बता रहा हूँ। बच्चा आपका अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी है ना, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ से ही काम करना चालू कर देते हैं और आपको 5वें तक अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर लीजिए। मैं 5वें तक के गार्जियंस को केवल इतना कहना चाहूँगा कि अच्छा, पहले जो टॉपिक था मैथमेटिक्स क्यों जरूरी, इस पर बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चे की एकदम एप्टीट्यूड की ओपनिंग करता है, जो उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसकी ओपनिंग कर देता है। दैट एग्जैक्टली इज द सब्जेक्ट जो बच्चे को हर दिशा में सोचने की एक मतलब एक्सरसाइज देता है। देखिए, जैसे एक पहलवान है तो पहलवान को वर्जिश कराई जाती है, दंड बैठक कराया जाता है। अगर एक धावक है तो उसको दौड़ने की प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की मेंटल एक्सरसाइज आप किससे कराएंगे। बच्चे की मेंटल एक्सरसाइज का सबसे अच्छा तरीका है मैथमेटिक्स, सबसे अच्छा तरीका है मैथमेटिक्स। तो अगर आप बच्चे की मैथमेटिक्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं तो एक्चुअली आप बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होना चाहिए वो ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यदि एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में उसके ब्रेन को डेवलप करना है तो उसकी एक एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। और एक्सरसाइज है क्या चीज? एक्सरसाइज मैथमेटिक्स है। तो इसलिए बच्चे की मैथमेटिक्स पे एकदम स्टार्टिंग से, नर्सरी से ही काम करना आपको चालू करना है। छठे के बाद कुछ स्पेशल काम करना है। 5वें तक आपको क्या काम करना है, मैं एकदम क्रक्स में आपको बताना चाहूंगा। 5वें तक आपको जो काम करना है, पहाड़ों पे काम करिए, टेबल्स पे काम करिए। और जो मैं कहता हूं टेबल्स, यानी कि आप 2 से लेकर 20 तक की पूरी टेबल्स याद होनी चाहिए। 5वें तक इतना तो कर लीजिए, है ना। टेबल्स हर माँ याद करा सकती है। और टेबल्स का मतलब मैं समझा दूं, टेबल्स का मतलब ये नहीं होता कि अगर बच्चे से पूछा जाए कि 7 8 जा क्या होगा तो वो पूरा जो है 7 की टेबल पढ़े। नहीं, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते थे 7 8 56। अगर हमसे पूछा गया 7 8 तो हम 7 8 जा, तो भाई हम लोग हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं तो हम लोग बोलेंगे 7 8 56, मुंह से सीधे निकलेगा 7 8 56। रैंडम वे में बच्चों को टेबल्स याद होनी चाहिए। यदि उसे 13 7 जा पूछा गया तो तुरंत बोले, 13 5 जा पूछा गया तुरंत बोले। ये गिनना नहीं है, टेबल नहीं काउंट करनी है। तो इसलिए 5वें तक आपको जो काम करना है, पहली चीज बच्चों की टेबल, वो भी रैंडम वे में उसको 20 तक की पूरी टेबल याद होनी चाहिए, है ना। आगे जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशंस में टेबल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जिस बच्चे की टेबल्स अच्छी नहीं होती हैं वो वही कैलकुलेशन में टाइम जो है, जो क्वेश्चन हो सकता था कि 1 मिनट में खत्म हो सकता था, वो उसको 3 मिनट या 4 मिनट में खत्म करता है अपने स्लो कैलकुलेशन की वजह से। और स्लो कैलकुलेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टेबल्स का न याद होना। इसलिए 5वें तक
आप कम से कम इतना कर लीजिए, बच्चे की टेबल्स 20 तक की टेबल्स उसको एकदम रैंडम वे में कंठस्थ होनी चाहिए। जैसे हम लोग को भाई जैसे हिंदी में रटाया गया था, है ना, तो इस तरीके से वो इंग्लिश में रटे भैया। मैं तो एक बार मैंने एक वीडियो बनाया था कि हिंदी में ही बच्चों को टेबल याद करानी चाहिए, लेकिन क्या है कि सब इंग्लिश मीडियम का कल्चर चल रहा है, सारी बातें तो मानी नहीं जा सकती हैं, कोई बात नहीं। तो भैया 7 8 या 56 बोलना सिखाइए उनको, है ना। तो क्यों मैं हिंदी में टेबल्स को प्रेफर करता हूँ, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। इस वीडियो के साथ मैं उसको लिंक करके भेजूंगा, आप उसको देखिएगा। एनीवे, इंग्लिश में रटाइए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसे याद होना चाहिए। 7 8 या 56 बोलना उसे आना चाहिए, है ना। अब बात ये आती है, अच्छा हाँ, 5वीं तक एक और काम करना है। पहला काम ये कर लीजिए, दूसरा काम उसके कैलकुलेशन पे करिए, केवल कैलकुलेशन पे। मतलब मैं बच्चों से, मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं क्या करता हूँ, मतलब मेरा एक बच्चा अभी क्लास 2nd में गया है और एक बिटिया है मेरी जो अभी 6 से अब 7th में जा रही है। तो मैं दोनों वर्ग मतलब 5वीं तक के बच्चों पे भी बात कर सकता हूँ, और मतलब क्योंकि मैं खुद उनको मैथ पढ़ाता रहता हूँ, तो मैं उनको जो पढ़ा के सीखता हूँ, उनको पढ़ा के भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ कि ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, कैसे उनकी मैथ इंप्रूव की जाए। वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ जो करनी है, मैं जो करता हूँ अपने बच्चे के साथ खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ, मैंने कहा 13 + 4, मैं बोलता जाता हूँ, उसको उत्तर देना होता है। मतलब ये गेम है, 13 + 4 तुरंत उसने बताया 17, +5 उसने तुरंत बताया 22, -7 -2, फटाफट फटाफट तेजी से बोलिए, है ना। अब +4 +5 -7 +3 +2 बोलते चले जाइए और उसको कैलकुलेशन करने दीजिए, और जल्दी जल्दी आपको भी कैलकुलेशन करना है ताकि आप चेक कर पाए वो सही बता रहा है। तो इस तरीके से उसके साथ ये गेम खेलिए। जब आप उसके साथ ये गेम खेलेंगे तो उसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। 5वें तक आपका फोकस केवल इतना अगर हो गया कि बच्चे की कैलकुलेशन फास्ट करा दी, है ना, तो ये समझिए आगे का काम आपने एकदम बढ़िया कर लिया, चौकस कर लिया है। तो 5वें तक मैं मदर्स को यही कहता हूं कि आप केवल इतना कर लीजिए, बच्चों के साथ गेम खेलिए। फिर इसके बाद ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हो गया, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे काम करिए। बहुत बेसिक चीजों पे काम करने की जरूरत है बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे काम करने की जरूरत नहीं है, एकदम फंडामेंटल चीजों पे काम करने की जरूरत है। तो मैंने क्या बताया, आप जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे काम करिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या हो जाता है, 5 × 2 × 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई दिस। तो इस तरीके से तेजी से आप बोलते जाइए और उनको तेजी से कैलकुलेशन करने दीजिए। तो यदि आप इतना काम कर लेते तो आप ये समझिए कि 5वें तक आपने एकदम बच्चे को तैयार कर लिया। अब मैं बात करता हूं इसके आगे की। 6ठे से क्या होता है, एक्चुअली एल्जेब्रा इन्वॉल्व हो जाती है, एल्जेब्रा आने लगती है, जिसे हम लोग हिंदी में बीजगणित कहा करते थे। अब समस्या ये है कि 6ठे 7वें 8वें में खास तौर पे जो मैथ पे फोकस्ड टीचर मिलने चाहिए इन स्कूलों में मिलते नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में। अभी उस पर सेकेंड टॉपिक वही है, उस पर बात करूंगा। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि 6ठे 7वें 8वें में जब ये एल्जेब्रा आ जाती है, इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारी ज्योमेट्री की थ्योरम्स आ जाती हैं, सर्किल को लेके, ट्राइंगल को लेके, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह को लेके। इसके बाद मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी एरिया, वॉल्यूम, ये सब निकालने के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाने की ज़रूरत है। और अगर 6ठे 7वें 8वें में ये जब नया नया ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं, यदि उस वक्त उनको सही डायरेक्शन नहीं दी गई, यदि उनके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो नई नई चीज़ें आई हैं कि एल्जेब्रा से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड, मेंसुरेशन से रिलेटेड, ये जो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती हैं क्लास 6 7 8 में, यदि ये बच्चे की आपने इंप्रूव नहीं की, उसको सही से उसकी नींव नहीं डाली उस समय, तो ये समझिए आगे 9 10th और फिर 11 12th में बहुत दिक्कत होने वाली है। अच्छा, ये जो मैथ के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है बच्चे का भविष्य कुछ भी होने वाला हो। बच्चा भले कल को वकील बनने वाला हो, बच्चा कल को इंजीनियर बनने वाला हो, डॉक्टर बनने वाला हो, सीए बनने वाला हो, एक्टिंग करने वाला हो, खिलाड़ी बनने वाला हो, कुछ भी करने वाला हो, यदि उसकी मैथमेटिक्स आप इंप्रूव करते हैं तो आप उसका ओवरऑल एप्टीट्यूड इंप्रूव कर देते हैं, उसके सोचने के दायरे को बड़ा कर देते हैं उसके मेंटल एक्सरसाइज को करके उसके ब्रेन का जो है एनलार्जमेंट आप कर देते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स का केवल यह मतलब नहीं है कि कल को बच्चे को मैथ की लाइन में जाना है, मतलब उसे इंजीनियर बनना हो या उसे डेटा एनालिस्ट बनना हो या इस टाइप की कोई लाइन पकड़नी हो, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है एकदम ये मत मान के चलिए कि मैं मैथ के लिए अगर इतना फोकस कर रहा हूं तो इसका मतलब बच्चे को इंजीनियर बनाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। ओवरऑल बच्चे की मेंटल एक्सरसाइज के लिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा 6th 7th 8th में जो ये नई चीजें आती हैं, यदि उस वक्त नींव गलत पड़ गई तो आगे इनकी बिल्डिंग जो बनती है मैथमेटिकल बिल्डिंग, वो सारी खराब हो जाती है।
इसलिए 6, 7, 8 पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फिर ये सेकेंड पॉइंट ये आता है कि जो अभी प्राइवेट स्कूलों में आमतौर पे सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में ही, तो इन प्राइवेट स्कूलों पे हम क्यों ना भरोसा करें। इसके लिए मैं अपना स्वयं का एक उदाहरण देना चाहूँगा, जिससे आप इस बात को गहराई से समझ पाएंगे कि क्यों इन प्राइवेट स्कूलों में मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है या बहुत घटिया पढ़ाई जा रही है। मैं उस पर एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मैंने जो मेरा अपना अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब मैंने नई नई कोचिंग स्टार्ट की, ज़्यादा बच्चे नहीं थे, तो मैंने सोचा सुबह का टाइम खाली रहता है, तो ऐसा करते हैं कि किसी आसपास के किसी अच्छे स्कूल में अगर पढ़ाने को मिल जाए तो किसी स्कूल में पढ़ा लेते हैं, मैथ पढ़ा लें या फिजिक्स पढ़ा लें। मैं पढ़ाने को सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता था, जो सब्जेक्ट वो दे दे कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं और उसको उस स्कूल में पढ़ा देते हैं। तो मैंने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया। आसपास के जितने भी स्कूल थे सारे स्कूल में मैंने अप्लाई किया। मतलब मेरे घर के आसपास 4-5 किलोमीटर की रेडियस में जितने अच्छे स्कूल थे, सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के, उसमें मैंने अप्लाई किया। आप आश्चर्य की बात समझेंगे कि सारे स्कूलों ने मेरा सीवी जो था वो रिजेक्ट कर दिया। मैं बाद में फिर गया, मैंने पूछा कि भाई मेरे सीवी का क्या हुआ, तो कहा नहीं सर, नॉट सेलेक्टेड, और उन्होंने मुझे मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित कि भाई मैंने मतलब आईटी कानपुर से एमटेक किया हुआ है और केवल इंटर लेवल के बच्चों को, 11-12 के लेवल के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है मेरा सीवी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने हर जगह कोशिश की कि प्रिंसिपल से मेरी मुलाकात हो जाए, तो भाई किसी ने भी अपने प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से हमारे क्षेत्र का एक अच्छा सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, तो उसने अपनी प्रिंसिपल से मेरी मीटिंग जो है अरेंज कर दी और मैं उनसे मिल पाया। तो मैंने उनसे जाके पूछा, अब जरा ध्यान से बात को सुनिएगा, जो उनसे मेरा पूरा वार्तालाप हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम ऐसा क्या है कि मैंने अप्लाई किया था फिजिक्स पढ़ाने के लिए क्लास 11-12 में, तो मुझे मतलब मेरे सीवी को रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसा क्या है, कम से कम मेरा इंटरव्यू लिया जाता, कम से कम मेरा एक डेमो लेक्चर लीजिए, ये समझिए कि मैं कैसा पढ़ा सकता हूँ। अगर लगता है कि फिर भी कि मैं नहीं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, रिजेक्ट कर देती है। लेकिन ना मेरा इंटरव्यू हुआ, ना मेरा जो है मुझसे डेमो क्लास ली गई, मुझे सीधे मेरे सीवी को ही रिजेक्ट कर दिया गया। इसका मेरा मतलब मेरे सीवी में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं ये समझना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, वो देखा था आपका सीवी मैंने, एक्चुअली क्या है कि हम लोग का मैनेजमेंट जो है उसने आपका मतलब जो एक क्राइटेरिया बना रखा है कि जो भी मैथ साइंस वगैरह के लिए टीचर रखे जाएंगे वो बीएससी स्तर के होने चाहिए। आप हमारी रिक्वायरमेंट से ओवर क्वालिफाइड है। मैंने कहा अच्छा भाई, अगर मैं ओवर क्वालिफाइड हूं तो ये तो बच्चे के भले के लिए है, बच्चे का तो इसमें भला ही होने वाला है कि कम से कम चलिए एक आईआईटी से एमटेक जो कर चुका है वो व्यक्ति आपके यहाँ आके बच्चों को मैथ साइंस में कुछ पढ़ाना चाहता है, तो ये तो अच्छी बात है। तो इसमें खराबी क्या है कि मतलब ऐसा क्यों क्राइटेरिया आपने बनाया है। तो कहा कि देखिए सर, ऐसा है इसलिए क्राइटेरिया बनाया गया है कि हम लोग एक मतलब एक सैलरी का अपना एक बना रखा है कि हम कितनी सैलरी दे सकते हैं। आप आईआईटी से एमटेक हैं, आपको जो आपकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी होगी वो हम दे नहीं पाएंगे। तो हमने जो सैलरी का एक क्राइटेरिया बना रखा है हम उसको मतलब नहीं कर सकते हैं। दूसरों को क्या दे रहे हैं, अब आपको कुछ ज़्यादा दे दें तो चलेगा नहीं। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है अगर, तो मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, जो आप दूसरों को दे रही हैं वही मुझे दीजिए, मैं कोई उसमें पैसे का इशू नहीं है, मेरा समय यूटिलाइज होगा, इसके अलावा बच्चों का भी कुछ बेनिफिट होगा, मैं ये सोच के ये काम करना चाहता हूँ। तो मैं वैसे भी एक थोड़ा सा सोशल वर्कर टाइप का आदमी हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ ठीक है, मैं कर सकता हूँ। तो मैडम ने कहा कि सर हम फिर भी नहीं कर सकते हैं आपको मतलब अपने यहाँ रिक्रूट। तो मैंने कहा कि अब क्या दिक्कत है भाई, पैसे की बात थी, मैंने वो मना कर दी, मैंने उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अब क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि सर अगर मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा देंगे, है ना, अगर आपने मान लिया कि आप कम सैलरी में ही, जो सैलरी सबकी है वही आपको आप भी एक्सेप्ट करते हुए और आपने फिजिक्स पढ़ा दी। अब समस्या ये हो जाएगी कि आप फिजिक्स जो पढ़ाएंगे वो बेंचमार्क बना देंगे, आप एक हाई बेंचमार्क स्थापित कर देंगे कि फिजिक्स जो है वो उस स्तर की पढ़ाई जा रही है। अब हमने एक बेंचमार्क बना रखा है, तो क्या होगा कि गार्जियंस हमसे डिमांड ये करेंगे कि अब जो मैथ का या केमिस्ट्री का और दूसरे सब्जेक्ट के भी जो टीचर लाइए वो उसी लेवल का लेके आइए। अब हम उस लेवल का टीचर कहां से ढूंढ के लाएंगे उस सैलरी में जिस सैलरी पे आप पढ़ा रहे हैं, दूसरा कोई तैयार नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो वो सैलरी का बेंचमार्क है हम तो उसी पे स्टिक करेंगे। तो इसलिए अगर आप उस पे स्टिक होके भी पढ़ा रहे हैं तो वो जो आप एजुकेशन के बेंचमार्क को ऊपर कर देंगे वो हमारे लिए नई समस्या बन जाएगा।
तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और हम तो वही भाई बीएससी लेवल के टीचर को रखेंगे जो कम सैलरी पे पढ़ा देगा, और ठीक है, तो थोड़ा हो जाता है, कोर्स हम लोग अपना दे देते हैं, टीचर कंप्लीट करा देते हैं। तो कुल मिला के उनका लक्ष्य केवल ये था कि कम सैलरी पे कोर्स कंप्लीट कराने भर के टीचर उनके पास होने चाहिए, स्कूल चलता रहना चाहिए। एक हाई बेंचमार्क, एजुकेशनल बेंचमार्क वाले टीचर नहीं चाहिए। और ये मैं बता रहा हूं उस स्कूल की जो सीबीएसई बोर्ड का यहां का अच्छा स्कूल है और अच्छी खासी बच्चों से फीस लेता है। तो आप सोचिए कि आप कितनी भी अच्छी फीस दे रहे हो, और काफी बड़ा स्कूल है, तो कितनी भी अच्छी आप फीस दे रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि वहां पे जो टीचर है, टीचर उस लेवल का, मतलब जो उसके लिए जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी है एजुकेशनल बेंचमार्क की, वो उनकी पहले से ही लो है। वो पहले से ही स्कूल वालों ने लो कर रखी कि हम नीचे का ही टीचर लेंगे। तो जब नीचे का ही टीचर लोगे तो पढ़ाएगा वो कैसा? वो उसी स्तर का पढ़ाएगा। इसीलिए जो हम ये कह रहे हैं कि इजेंस ऑफ मैथमेटिक्स को वहां से पूरा कर लिया जाए स्कूल से, वो हो नहीं सकता है, वो हो ना पाएगा, क्योंकि वहां पे उस लेवल का टीचर ही नहीं रखा जा रहा है ज्यादातर स्कूलों में। मैं कुछ खास स्कूलों की बात नहीं करता हूं कि हो सकता है 2-4-5% स्कूल ऐसे भी हों जहां पे वो अच्छे टीचर्स भी रखे जाते हो, लेकिन ज्यादातर 90 to 95% स्कूलों में स्थिति यही है कि वो सैलरी देते हैं 6-7 हजार 8 हजार रुपए, 10 हजार के अंदर की सैलरी देते हैं। तो जब 10 हजार के अंदर की आप सैलरी देंगे तो आप सोचिए एक अच्छे टीचर को अगर आप एक्सपेक्ट करें कि जो वहां पे अच्छे से बच्चों को ग्रूम कर पाए, ऐसा टीचर मिलना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए स्कूल के भरोसे काम नहीं चल पाएगा। अब तीसरी बात करते हैं, अब किया क्या जाए, है ना। ये बात तो आपने समझ ली कि मैथमेटिक्स को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि स्कूल के भरोसे ये काम नहीं हो सकता है। मैंने अपने उदाहरण से आपको समझाया, इसलिए कि ये सुनी सुनाई बात नहीं मैं कहीं से बता रहा हूं, अपने व्यक्तिगत उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की। अब बात ये आती है कि फिर भैया किया क्या जाए। बच्चा आपका है, सोचना आप ही को पड़ेगा, है ना। स्कूल के भरोसे हो नहीं सकता है। जो आप चाहते हैं कि उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंप्रूव हो, स्कूल के भरोसे ना हो पाएगा। फिर किया क्या जाए? देखिए, मैं इसके 2 रास्ते आपको बता रहा हूं, 2 रास्ते, और 2 ही रास्ते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। पहला रास्ता यह है कि आप स्वयं इस बात की गांठ बांधें कि आपको बच्चे को स्वयं मैथ पढ़ानी है। एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, मैं बता रहा हूं, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कहा गया है ना। आप एक सब्जेक्ट पकड़िए और स्वयं पढ़ना आरंभ करिए। भैया अगर आप पढ़ना आरंभ करेंगे, आपका भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो इंप्रूव होगा, और आपकी भी लाइफ में आप इसका बेनिफिट महसूस करेंगे। आप स्वयं भी रैंडम वे में टेबल्स जो है वो याद करिए। इसके बाद आप स्वयं बच्चे की 6th 7th 8th की किताबें लेके आइए और खुद लगाइए, और इसके बाद बच्चे को पढ़ाइए, है ना। और उसके लिए तरीका ये हो सकता है कि आप कोई ऑनलाइन कोई टीचर हो, उससे भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप भूल गए हो, ये करना पड़ेगा आपको, तो आप जो है उससे ऑनलाइन गाइडेंस ले लीजिए। ऑनलाइन गाइडेंस लेने के बाद बच्चों को मत बोलिए कि ऑनलाइन गाइडेंस लें, आप स्वयं ऑनलाइन गाइडेंस लीजिए। गाइडेंस लेने के बाद अपनी मैथ को इंप्रूव करिए, और ये काम आपको करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सबसे अच्छा आप ही अपने बच्चे के लिए मेहनत कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप पढ़िए। भाई ओलंपियाड की कुछ मैथमेटिक्स की किताबें आती हैं, ओलंपियाड की किताबें लेके आइए, खुद भी पढ़िए, फिर इसके बाद बच्चे से भी लगवाइए। और भाई मैं तो ये कहता हूं कि ये अपना एक साइड वर्क भी आप डेवलप कर सकते हैं धीरे धीरे। अगर आपने ये कर लिया तो एज अ ट्यूटर आप काम कर सकते हैं। केवल अपने बच्चे को मत पढ़ाइए, आप अड़ोस पड़ोस के 10-15 घरों के बच्चों में, परिवार में जो भी ऐसे बच्चे मिलते हैं, उन बच्चों को भी बुलाइए, उनको भी साथ में पढ़ाइए। आपका बच्चा पढ़ के निकल गया, फिर इसके बाद और भी परिवार में, और भी क्षेत्र में जो लोग ऐसे मिलते हैं, ऐसे बच्चे मिलते हैं, उनको बैठा के पढ़ाइए। कुछ अर्निंग भी होगी, उन बच्चों का भी भला होगा। तो इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो पहला तो मैंने रास्ता ये बताया। दूसरा रास्ता, यदि भाई मान लीजिए कि आपका एकदम ही मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है और आपको लगता है कि आप नहीं ही कर पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर भैया आप 10-15 परिवारों में कोई एक तो ऐसा व्यक्ति मिल सकता है, आसपास के 15 परिवारों में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसकी 9th 10th लेवल पे, 11th 12th लेवल पे जो है मैथ थोड़ी ठीक रही हो। तो उनको ये टारगेट दिया जाए कि भाई आपको ये काम करना है ना। और समाज में ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा। परिवार में, पड़ोस में, सोसाइटी में कौन ऐसा काम कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को छांटिए। मैं आपको बताऊं कि जब मैं आईआईटी से एमटेक कर रहा था, तो मेरे साथ कुछ बच्चे और भी जो एमटेक कर रहे थे, वो पीएचडी करने यूएस, कनाडा वगैरह बाहर गए, स्विट्जरलैंड भी गए। तो कहने का मतलब, मेरी एक फ्रेंड थी तितास दत्ता, तो उससे मेरी बात होती थी, वो पीएचडी करने गई थी वहाँ पे यूएस में। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ के प्रोफेसर्स भी ये मानते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा होता है। मतलब वो कहने लगी, एक बार मेरी चैट हो रही थी उससे, तो बताया उसने कि जैसे हम लोग
अगर कोई काम कर रहे हैं, लैब में कोई काम हो रहा है और कोई कठिन सा उलझा हुआ सा सवाल है, तो प्रोफेसर भी ये कहते हैं कि अगर कोई उलझा हुआ सवाल है तो किसी इंडियन स्टूडेंट को दो, उसका मैथ में दिमाग बहुत तेज चलता है। तो ये हमारे प्रति इंटरनेशनल लेवल पे एक परसेप्शन है। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि आज इंडियन स्टूडेंट्स को आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बने हुए हैं। भाई आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट के और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन गए। आप सिलिकॉन वैली में देखिए तो इंडियन इंजीनियर्स छाए हुए हैं। आप इसके अलावा भी अगर देखें, कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आज इंडियन स्टूडेंट्स बने हुए हैं। तो इसलिए भारत के बच्चे छाए हुए हैं। लेकिन ये जो चीज है ये इसी दम पे है कि हमारे यहाँ का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा होता है। तो इसलिए आपका बच्चा कल को जाके कुछ भी बने, वकील बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, लेकिन उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा है तो वो सारी चीजें अच्छा करेगा, क्योंकि ये मैथ की वजह से उसका सोचने का दायरा बड़ा हो जाता है, उसका ब्रेन इंप्रूव कर जाता है। तो आपको इसी पे काम करने की जरूरत है। तो एक रास्ता ये आप स्वयं करें। यदि स्वयं नहीं कर सकते हैं तो दूसरा काम आपको करना है कि अपने समाज में, क्षेत्र में, अड़ोस में, पड़ोस में, परिवार में किसी व्यक्ति को ढूंढिए जो व्यक्ति ये काम कर सकता हो, जिसकी मैथ थोड़ी ठीक रही हो, वो ये काम करना चालू करे कि वो बच्चों को बैठा के मैथ पढ़ाए, है ना। जो उसके स्कूल की किताब है, दूसरे 2-3 स्कूलों की किताब ले लीजिए और इसके अलावा आप जो ओलंपियाड वगैरह की बुक्स आती हैं, ओलंपियाड की बुक्स उठाइए और उससे पढ़ाइए। तो इस तरीके से अगर काम किया जाएगा तभी बच्चों का मैथ इंप्रूव हो सकती है। और मैंने आपको बताया ही कि स्कूल के भरोसे ये काम नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। ये काम आपको घर पे परिवार से या समाज से किसी की मदद लेके ये काम करवाना पड़ेगा और तभी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। जय मां शारदे।